हम सब जानते हैं कि फिटनेस की दुनिया में पहले दिन की छवि कैसी होती है। मतलब सुबह 5 बजे उठना, जिम जाकर एकदम पसीने से तरबतर हो जाना, सांसें उखड़ रही हैं और फिर अगले दिन शरीर में वो भयंकर दर्द जिससे बिस्तर से उठना भी एक सजा लगने लगता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। बिल्कुल। फिटनेस इंडस्ट्री ने हमारे दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बैठा दी है कि अगर दर्द नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं हो रहा। वही पुराना नो पेन नो गेन वाला फॉर्मूला। जो कि असल में काफी नुकसानदायक हो सकता है। सही बात है। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर ये गहरी चर्चा कर रहे हैं वो इस पूरी आक्रामक धारणा को सिर के बाल खड़ा कर देती है। आज का हमारा विषय है एक विस्तृत दस्तावेज जिसका शीर्षक है डे 1 फाउंडेशन एंड लाइट एक्टिवेशन। हाँ, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तो ये 45 से 60 मिनट की एक संपूर्ण शारीरिक दिनचर्या है। और साथ ही इसमें एक न्यूट्रिशन प्लान का ब्लूप्रिंट भी है। इसे पढ़ने के बाद मुझे सबसे बड़ी हैरानी इस बात की हुई कि ये शरीर को किसी अलार्म क्लॉक की तरह झकझोर कर नहीं जगाता। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही क्रमिक और एक तरह से कहें तो साइंटिफिक तरीका है शरीर को एक्टिवेट करने का। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। इस पूरे डे 1 प्लान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? देखिए, अक्सर लोग फिटनेस की शुरुआत में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो सीधे अपने शरीर पर एक भारी स्ट्रेस डाल लेते हैं। एकदम से भारी वजन उठा लेना या बहुत तेज दौड़ना। हाँ, और जब कोई अचानक से बहुत ज्यादा अग्रेसिव वर्कआउट शुरू करता है तो उसका नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो इस बदलाव को एक खतरे की तरह देखता है। अच्छा, खतरे की तरह मतलब शरीर पैनिक कर जाता है। बिल्कुल, शरीर को लगता है कि उस पर कोई हमला हो रहा है और इसके रिएक्शन में वो स्ट्रेस हार्मोन बनाने लगता है जैसे कॉर्टिसोल। ये प्लान उस खतरे वाले अलार्म को बजने से रोकता है। तो इसका मकसद पसीना बहाना नहीं है। नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य अंधाधुंध कैलोरी जलाना है ही नहीं। मैं तो कहूंगी कि इसका उद्देश्य शरीर को बस ये समझाना है कि हम एक नए डिसिप्लिन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ सेफ है। मतलब एक बेस तैयार करना। हाँ, ये एक मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोलॉजिकल फाउंडेशन बनाने के बारे में है, ताकि जब आने वाले दिनों में वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़े तो शरीर टूटने के बजाय उसे आसानी से हैंडल कर सके। ये बहुत ही लॉजिकल लगता है। और इस फाउंडेशन को बनाने की पहली ईंट है वार्म अप। स्रोत सामग्री में सबसे पहले 10 मिनट के एक बहुत ही स्पेसिफिक वार्म अप रूटीन का जिक्र है। जिसमें जॉइंट मोबिलिटी पर फोकस है। हाँ, इसमें गर्दन का रोटेशन, कंधों को घुमाना, हाथों को स्ट्रेच करना और फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए कूल्हे, घुटने और टखनों का रोटेशन शामिल है। हर मूवमेंट को 30 से 40 सेकंड के लिए 2 राउंड में करना है। और अंत में थोड़ी स्पॉट जॉगिंग भी है। सही। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूं तो अक्सर लोग इसे किसी पुरानी मशीन में तेल डालने जैसा कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी बहुत ही भारी सॉफ्टवेयर को बूट करने जैसा है। बूट करने जैसा? वो कैसे? मतलब अगर हम कंप्यूटर चालू होते ही एक साथ 10 भारी प्रोग्राम खोलने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सिस्टम को पहले अपने बैकग्राउंड प्रोसेस, अपने ड्राइवर्स को लोड करने का समय चाहिए होता है। क्या शरीर के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है? अरे वाह, ये एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है। मशीन में तेल डालने वाली बात थोड़ी अधूरी है क्योंकि शरीर मशीन से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो अपना तेल खुद बनाता है ना? बिल्कुल। जब हम वो रोटेशनल मूवमेंट्स करते हैं, जैसे टखने या घुटने को एक सर्कल में घुमाना, तो हम असल में जोड़ों के बीच मौजूद साइनोवियल फ्लूइड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड, ये क्या होता है? ये फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन होता है। इसका मतलब है कि जब हम बैठे रहते हैं तो ये एक गाढ़े जेल की तरह होता है, लेकिन जैसे ही हम जोड़ों को हिलाना शुरू करते हैं, फ्रिक्शन और गर्मी के कारण ये पिघलकर एक नेचुरल लुब्रिकेंट बन जाता है। अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब मूवमेंट ही लुब्रिकेशन है? हाँ, इसके अलावा स्पॉट जॉगिंग या मार्चिंग जैसे डायनामिक वार्म अप हमारी हार्ट रेट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इससे ब्लड वेसल्स चौड़ी होते हैं और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। यानी बैकग्राउंड प्रोसेस अब पूरी तरह से रन कर रहे हैं और हम भारी फाइलें लोड करने के लिए तैयार हैं। एकदम सही। तो वार्म अप के बाद ये प्लान 30 मिनट के मुख्य योग सत्र की ओर बढ़ता है। यहाँ आसनों का जो क्रम है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। शुरुआत होती है ताड़ासन से, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। जिसे 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है और 3 सेट करने हैं। हाँ, लेकिन बाहर से देखने पर यह सिर्फ सीधा खड़ा होना लगता है। इसके बाद वृक्षासन है जो बैलेंस के लिए है, फिर मार्जर्यासन और बितिलासन, कैट काउ पोज। मैं सोच रहा था क्या 30 सेकंड तक सिर्फ
सीधा खड़ा रहना सच में शरीर को एक्टिवेट करने के लिए काफी है? देखिए, ताड़ासन को कभी भी सिर्फ खड़े रहने की गलती नहीं समझनी चाहिए। जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो हम प्रोप्रियोसेप्शन को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, ये शरीर की वो क्षमता है जिससे उसे पता चलता है कि वो स्पेस में कहाँ स्थित है। पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक हर मसल एक सीध में आती है, जिससे ग्रेविटी का सही सेंटर सेट होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पोस्चर नहीं है, माइंड बॉडी कनेक्शन है। बिल्कुल। और जहाँ तक कैट काउ पोज की बात है, ये सिर्फ पीठ को स्ट्रेच करने के लिए नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है। जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हाँ, जब हम 10-12 धीमी सांसों के साथ अपनी रीढ़ को ऊपर और नीचे की ओर मोड़ते हैं, तो हम असल में इस फ्लूइड के प्रवाह को एक पंप की तरह पूरे नर्वस सिस्टम में भेज रहे होते हैं। वाओ! ये मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार लाइनों को पूरी तरह से साफ कर देता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट हो गया। श्रोत में आगे भुजंगासन या कोबरा पोज का जिक्र है और इसमें साफ लिखा है कि ये पेट की चर्बी कम करता है। मुझे पता था आप इस पर सवाल जरूर उठाएंगे। मतलब इसके तुरंत बाद पवन मुक्तासन है जो पाचन को सुधारता है। क्या हम अभी भी उस पुराने स्पॉट रिडक्शन वाले मिथक में जी रहे हैं? किसी खास अंग को स्ट्रेच करने से वहां का फैट बर्न होने लगेगा? ये तो पूरी तरह से स्यूडो साइंस लगता है मुझे। पहली नजर में ये बिल्कुल वैसा ही लगता है और ये बात 100% सही है कि फिटनेस साइंस में स्पॉट रिडक्शन संभव नहीं है। शरीर ये तय नहीं करता कि वो सिर्फ पेट की ही कैलोरी जलाएगा। तो फिर दस्तावेज में ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि योगासनों का विज्ञान थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। जब हम भुजंगासन की बात करते हैं तो हम केवल एक मसल को खींच नहीं रहे हैं, हम असल में एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी आंतों के तंत्रिका तंत्र पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बाहरी फैट के बजाय अंदरूनी सिस्टम की बात है। हाँ, पेट के बल लेटकर जब छाती उठाई जाती है तो आंतरिक अंगों जैसे लिवर, पैंक्रियाज और आंतों पर एक मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है। ये दबाव वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और अंगों की कार्यक्षमता को तेज करता है। तो इसे पेट की चर्बी का क्या लेना देना? देखिए, पेट के आसपास जो विसरल फैट जमा होता है उसका एक बड़ा कारण शरीर में क्रॉनिक स्ट्रेस और खराब मेटाबॉलिज्म है। ये आसन उस लोकल इन्फ्लेमेशन को कम करता है और कोर के मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करता है। ओहो, मैं समझ गया। तो ये सीधे तौर पर फैट को पिघलाने वाला कोई जादुई बटन नहीं है, बल्कि उस पूरे एरिया की मशीनरी को दुरुस्त करने का तरीका है। बिल्कुल, जो अल्टीमेटली फैट लॉस में मदद करता है। ये बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन है। यानी हम स्पॉट रिडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम स्पॉट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। स्पॉट ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो पवन मुक्तासन भी इसी लॉजिक पर काम कर रहा होगा, आंतों पर सीधा दबाव डालकर गैस को बाहर निकालना और पाचन को सुधारना। हाँ, एकदम सही। और इसी क्रम में आगे ब्रिज पोज है जो ग्लूट्स को टारगेट करता है, और बटरफ्लाई पोज है जो हिप्स में जमा हुए स्ट्रेस को रिलीज करता है। और फिर आता है इस पूरे 30 मिनट के सेशन का आखिरी हिस्सा, शवासन। 5 से 7 मिनट का रिलैक्सेशन स्रोत में से रिकवरी के लिए अनिवार्य बताया गया है। लेकिन ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना कि वर्कआउट खत्म हो गया, अब लेटकर टाइम क्यों वेस्ट करना। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कोई इस डे 1 प्लान में से शवासन को छोड़ देता है तो वो इस पूरी मेहनत का आधा फायदा गवा देता है। ऐसा क्यों? जब भी कोई व्यायाम करता है, चाहे वो कितना भी हल्का क्यों ना हो, शरीर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। यानी फाइट और फ्लाइट मोड। हाँ, हार्ट रेट तेज होती है, मसल स्ट्रेस में होती हैं। शवासन वो मास्टर स्विच है जो शरीर को तुरंत पैरासिम्पैथेटिक यानी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में डाल देता है। तो ये सिर्फ आराम करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये 5 से 7 मिनट का समय शरीर को इस बात की परमिशन देता है कि वो अभी-अभी हुए बदलावों को प्रोसेस कर सके। ये आलस्य नहीं है, ये असली अडेप्टेशन का समय है। अब यहाँ से ये प्लान एक ऐसे एरिया में जाता है जो इसे ट्रेडिशनल जिम रूटीन से पूरी तरह अलग कर देता है। प्राणायाम। श्वास नियंत्रण। 10 मिनट का प्राणायाम सत्र, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 3 मिनट गहरी सांसें और 5 राउंड भ्रामरी। शारीरिक थकान के बाद सांसों पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि केवल मांसपेशियों को तैयार करना ही फाउंडेशन नहीं है, ऑक्सीजन का सही डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटल बैलेंस भी उतना ही जरूरी है। अनुलोम विलोम केवल हवा अंदर बाहर करना नहीं है। तो ये क्या है? जब हम बाएं और दाएं नथुने से बारी बारी सांस लेते हैं
तो हम ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स यानी लॉजिकल और क्रिएटिव हिस्सों के बीच एक न्यूरोलॉजिकल बैलेंस बना रहे होते हैं। अच्छा। और भ्रामरी के बारे में क्या कहेंगी? वो जहां कान बंद करके भौरे हैसी गुंजन की जाती है, स्रोत में इसे वैकल्पिक यानी ऑप्शनल रखा गया है। भ्रामरी का साइंस सीधे वेगस नर्व से जुड़ा है। ये नर्व हमारे ब्रेन स्टेम से निकलकर पेट तक जाती हैं और हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो जब हम वो वाली आवाज निकालते हैं तो क्या होता है? वो आवाज एक वाइब्रेशन पैदा करती है जो सीधे गले के पास मौजूद वेगस नर्व को मसाज करती है। ये वाइब्रेशन ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि सब सुरक्षित है, दिल की धड़कन धीमी कर दो और कॉर्टिसोल गिरा दो। मतलब ये शरीर को डी स्ट्रेस करने का सबसे तेज बायोलॉजिकल हैक है। आप इसे एक हैक कह सकते हैं। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। अब अगर शरीर एक इंजन है जिसे हमने एक्सरसाइज और प्राणायाम से ट्यून कर दिया है, तो उसमें जाने वाला फ्यूल भी तो सही होना चाहिए ना? बिल्कुल, बिना सही फ्यूल के इंजन कैसे चलेगा? तो स्रोत सामग्री का अगला हिस्सा इसी फ्यूल यानी डे 1 के डाइट प्लान पर फोकस करता है। दिन की शुरुआत होती है खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी और नींबू से, और साथ में 4 भीगे हुए बादाम और 2 अखरोट। नींबू पानी का लॉजिक तो समझ आता है कि ये हाइड्रेशन के लिए है, लेकिन इन बादामों को भिगोना इतना जरूरी क्यों है? क्या सीधे खाने से कोई नुकसान है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, सूखे मेवे जैसे बादाम और अखरोट असल में बीज होते हैं। प्रकृति ने इन बीजों को समय से पहले अंकुरित होने से बचाने के लिए इनके ऊपर फाइटिक एसिड की एक कोटिंग कर रखी है। फाइटिक एसिड, ये कोई एंटी न्यूट्रेंट है क्या? हाँ, बिल्कुल। जब हम सूखे बादाम खाते हैं तो ये फाइटिक एसिड हमारे पेट में जाकर आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स को ब्लॉक कर देता है। शरीर उन्हें अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो भिगोने से ये कोटिंग हट जाती है? जब हम उन्हें रात भर पानी में भिगोते हैं तो हम असल में बीज को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि बारिश हो गई है, अब स्प्राउट होने का समय आ गया है। पानी उस फाइटिक एसिड को डीएक्टिवेट कर देता है। क्या बात है, हम सचमुच नेचर की कोडिंग के साथ खेल रहे हैं। हाँ, इसीलिए भीगे हुए बादाम पचने में आसान होते हैं और उनके पूरे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पाते हैं। तो इसके बाद सुबह 9 से 10 बजे के बीच का नाश्ता आता है। यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला, सब्जियों वाला पोहा या उपमा, जिसके साथ एक उबला अंडा या थोड़ा पनीर। और दूसरा ऑप्शन है ओट्स, दूध और कुछ सीड्स। हाँ, अगर मैं इसे न्यूट्रिशन के नजरिए से देखूं तो दोनों में कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या वजन घटाने वाले डाइट प्लान में पोहा या ओट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स देना सही है? लोगों को तो लगता है कि कार्ब्स दुश्मन है। यही तो सबसे बड़ा मिथक है। हमें सिर्फ कार्ब्स के लेवल से थोड़ा नीचे जाकर ग्लाइसीमिक इंडेक्स को समझना होगा। अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी खाना कितनी जल्दी ब्लड शुगर बढ़ाता है? बिल्कुल। अगर हम नाश्ते में सफ़ेद ब्रेड या केवल फल खाते हैं तो ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक होगा और कुछ ही घंटों में क्रैश हो जाएगा, जिससे हमें बहुत थकान महसूस होगी। वो मिड मॉर्निंग वाला स्लंप। हाँ, लेकिन सब्जियों वाला पोहा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। सब्जियों का फाइबर उस शुगर को खून में बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, और इसके साथ जो अंडा या पनीर है उसका थर्मिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। थर्मिक इफेक्ट का मतलब है कि शरीर को उसे पचाने में ही कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। एकदम सही। ये कॉम्बिनेशन ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और हमें लंच तक फुल रखता है। लंच की बात करें तो दोपहर 1 से 2 बजे के बीच का खाना काफ़ी ट्रेडिशनल इंडियन थाली जैसा है। रोटी, सब्जी, दाल या चिकन, सलाद और दही। ये बहुत सस्टेनेबल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि असली परीक्षा लंच में नहीं होती। तो कहाँ होती है? असली टेस्ट होता है शाम को 4 बजे के आसपास। हम सभी जानते हैं कि ये वो टाइम है जब समोसे या बिस्किट की क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है। स्रोत ने इस टाइम के लिए ग्रीन टी या नारियल पानी के साथ भुना चना या मखाना सजेस्ट किया है। इस 4 बजे वाले भूख के पीछे क्या साइंस है? वो 4 बजे वाला क्रैश सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, वो हमारी फिजियोलॉजी है। उस समय हमारे शरीर में 2 चीजें एक साथ हो रही होती हैं। कौन सी 2 चीजें? पहला, हमारी सर्कैडियन रिदम के अनुसार कॉर्टिसोल हार्मोन में एक नेचुरल गिरावट आती है। दूसरा, जो लंच हमने 11:30 बजे किया था वो पच चुका होता है और इंसुलिन का लेवल नीचे जा रहा होता है। तो दिमाग तुरंत एनर्जी मांगता है। हाँ, और सबसे केयर्स एनर्जी शुगर या रिफाइंड कार्ब्स से मिलती है, इसीलिए हम जंक फूड की तरफ भागते हैं। और चना या मखाना इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? वो फाइबर और प्रोटीन से भरे होते हैं। जब हम उन्हें खाते हैं तो वे गिरते हुए इंसुलिन को एक कुशन देते हैं और बिना कोई खाली कैलोरी जोड़े क्रेविंग को शांत कर देते हैं। बहुत ही स्मार्ट। और फिर हम दिन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, डिनर।
यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है, इसे रात 8:30 बजे से पहले खत्म कर लेना है और ये हल्का होना चाहिए, जैसे सूप और सलाद। 8:30 बजे का ये कट ऑफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी कोशिकाएं भी दिन और रात के चक्र को फॉलो करती हैं। जैसे जैसे अंधेरा होता है, शरीर में मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन बढ़ने लगता है और हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफी कम हो जाती है। इसका मतलब शरीर रात में कार्ब्स को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता। बिल्कुल। अगर वही खाना रात 10 बजे खाया जाए तो शरीर उसे एनर्जी बनाने के बजाय सीधे फैट के रूप में स्टोर कर लेगा। इसके अलावा भारी खाना पचाने से शरीर का कोर टेम्परेचर बढ़ता है, जो गहरी नींद में रुकावट डालता है। इसीलिए श्रुत सामग्री में एक अवॉइड लिस्ट भी है। मीठे ड्रिंक्स नहीं, तला हुआ खाना मना है और रात में ओवर ईटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, ये चीजें सिस्टम को इन्फ्लेमेशन से बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब हम इस पूरे दस्तावेज के आखिरी हिस्से पे आते हैं, डे 1 फोकस टिप्स, सफलता के मूल नियम। इसमें बताया गया है कि इंटेंसिटी को कम रखना है, स्पीड के बजाय फॉर्म पर ध्यान देना है और 3 लीटर पानी पीना है। मुझे लगता है कि ये हिस्सा इस बात का सीधा जवाब है कि लोग अपने फिटनेस गोल्स में फेल क्यों होते हैं। कैसे? लोग पहले ही दिन 100% जोर लगा देते हैं और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। और स्पीड से ज्यादा फॉर्म पर जोर देने का भी एक साइंटिफिक कारण है। वो क्या? जब कोई एक्सरसाइज बहुत तेजी से की जाती है तो मसल्स के बजाय मोमेंटम यानी गति का इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन जब हम स्लो मोशन में सही फॉर्म के साथ काम करते हैं तो हम खास मसल फाइबर्स को टारगेट करते हैं और चोट का खतरा खत्म हो जाता है। और पानी का क्या रोल है इसमें? वर्कआउट के दौरान शरीर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, पानी उसे फ्लश आउट करता है। बिना हाइड्रेशन के वो सारा कचरा सिस्टम में ही फंसा रहता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो डे 1 फाउंडेशन एंड लाइट एक्टिवेशन सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट का कोई चार्ट नहीं है। ये शरीर के नर्वस सिस्टम, फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन को एक साथ अलाइन करने का मास्टर क्लास है। सही कहा। ये शरीर से लड़ने के बजाय उसकी नेचुरल बुद्धिमत्ता के साथ सहयोग करने का तरीका है। और ये पूरी बात एक बहुत ही गहरे विचार को जन्म देती है। हम अक्सर मानते हैं कि फिटनेस की शुरुआत एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसी है, जिसे देखकर ही इंसान थक जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस डे 1 प्लान को समझने के बाद लगता है कि क्या हो अगर डे 1 का मतलब किसी दूर के लक्ष्य को देखकर घबराना नहीं, बल्कि सिर्फ आज के दिन शरीर के साथ सचेत रूप से जुड़ना हो। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। अगर हम हर एक दिन को इसी डे 1 की तरह एक मजबूत, शांत और टिकाऊ फाउंडेशन बनाने के अवसर के रूप में देखें, जहां फोकस सिर्फ बैलेंस पर हो, तो क्या ये सिर्फ एक फिटनेस रूटीन से आगे बढ़कर जीवन जीने का एक नया दर्शन नहीं बन जाएगा? एक ऐसा फाउंडेशन जो कभी थकता नहीं है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।